Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का कलाम एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है साथियों। मैं हूं आरम मंसूरी और आज हम पढ़ेंगे कंपटीशन मैथ। कंपटीशन मैथ अब तक हमारे इस चैनल पर जो भी क्लासें अपलोड की जा रही थी वो स्कूल लेवल की जो गणित थी वहाँ तक की क्लासेस थी। 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 11वीं और 12वीं कक्षा की जो भी क्लासें थी गणित की वो अपलोड की जा चुकी हैं और अब हम एक कदम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कंपटीशन मैथ की वीडियो भी अपलोड करने जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार आपने हमारी स्कूल की गणित की जो भी क्लासें थी उनको प्यार दिया, उसी प्रकार इस वीडियो को भी अपना पूरा प्यार दीजिएगा। तो ठीक है, अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपटीशन मैथ के अंतर्गत। देखिए गणित, इसके अंतर्गत हम जीरो लेवल से शुरुआत करने की सोचेंगे। हमने जहाँ अब हम उस अध्याय या उस प्रश्नावली से शुरू कर रहे हैं जहाँ से हमने गणित पढ़ना स्टार्ट किया था। शुरू के अंतर्गत लगभग सब किताबों के अंदर पहला टॉपिक यही रहता है, वहीं से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। गिनती समझ सकते हैं आप, इसे गणना समझ सकते हैं। जहाँ से हमने 1, 2, 3 जहाँ से सीखा था वहीं से यहाँ पर गणित की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, संख्या पद्धति। अंग्रेजी के अंदर इसे कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखिए इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, वही जो हमने पहली कक्षा से शुरू कहा। मैंने अभी पहले कहा था आपको, हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहां हमने प्रथम कक्षा पहली कक्षा से शुरुआत की थी गिनती की। गिनती सबसे पहले अगर मनुष्य या बच्चा जो भी सीखता है वो हमेशा एक लिखना सीखता है, क्योंकि अगर उसे हिंदी में के लिखेगा तो भी उसे इतना शब्द आना चाहिए, ए लिखेगा तो भी उसे पूरा शब्द आना चाहिए। जबकि सबसे आसान भाषा गणित ही मानी जाती है, क्योंकि वो बस एक के अंदर एक हो गया, यहाँ तक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं हुआ करती है। सबसे पहला सबसे आसान भाषा गणित ही है, लेकिन हमने उसे खुद अपने मनोविज्ञान, अपनी समझ से उसे कठिन कर रखा है। तो ठीक है, अब हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए संख्या पद्धति के अंदर हमें पूरी इस जो भी आज पढ़ेंगे उसके अंदर हमारी गिनती वही हमारा मेन टॉपिक रहेगी। इसी के इर्द गिर्द सारी कक्षा है पूरी आज की। देखिए गिनती मैं यहाँ शुरू करता हूँ। प्राकृत संख्या, संख्या का मतलब वही है गिनती, गणना। ठीक है दोस्तों, अब इसे अंग्रेजी में कहेंगे हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? इसे सीधे शब्दों में या आसान भाषा में कहा जाए या हमारी बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो इसे हम कहेंगे प्रकृति की संख्या। प्रकृति की संख्या या प्रकृति की गिनती। प्रकृति की गिनती क्या होती है? हमेशा हम कहाँ से शुरू करते हैं, कोई भी वस्तु देखनी होती है हमें तो हम कह देते हैं कि भाई कितनी वस्तुएं हैं, कितने अभी ये मार्कर हैं, तो 1, 2। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? अब मैं पूछूँ आपके पास कि मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, तो आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं है, खाली है। मगर हम इसमें जीरो को कभी ऐड नहीं करते हैं। हमारी बोलचाल की, हमारी प्रकृति की संख्या या प्रकृति की भाषा या प्रकृति की गणित में कभी भी हम जीरो को कभी ऐड नहीं करते। तो उसी प्रकार प्राकृत संख्या के अंदर भी हम जीरो को ऐड नहीं करते। बाकी जहाँ से 1 से लेकर अनंत तक जहाँ तक हमें संख्याएं आती हैं वहाँ तक की पूरी संख्याएं हम अपनी बोलचाल में काम में ले सकते हैं, इस प्रकृति में काम में ले सकते हैं, मगर शून्य को छोड़कर। तो वैसा ही यहाँ पर है। हम इसे कहाँ से शुरू करते हैं? देखिए पहले तो इसे डिनोट या किससे दर्शाते हैं, तो इसे अंग्रेजी के अक्षर एन से दर्शाएंगे, क्योंकि यहाँ की शुरुआत कहाँ से हुई है? एन से। ये देखिए यहाँ से एन से हुई है तो इसे हम एन से दर्शाते हैं। एन, अब ये कहाँ से शुरू होगी? 1, 2, 3, 4 और ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। तो ठीक है दोस्तों, प्राकृत संख्या कहाँ से होगी शुरू? 1 से शुरू होकर अनंत तक रहेगी, इसमें जीरो शामिल नहीं किया जाएगा। बस यही इसकी परिभाषा है। प्राकृत संख्या कोई पूछे तो इसे किससे डिनोट करते हैं
किससे दर्शाते हैं, तो इसे n से दर्शाते हैं। और कहाँ से शुरू होती है, 1 से लेके अनंत तक। इसमें सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कभी एग्जाम में, जहाँ 2-3 ये समूह लिखे हुए आ सकते हैं कि इनमें से प्राकृत संख्या कौन सी है। ठीक है, ये लिखा हुआ आ सकता है अनंत तक। ये फर्स्ट ऑप्शन समझ लीजिए, इनमें से प्राकृत संख्या का समूह या वर्ग या कौन सा है, तो वहाँ ये लिखा हुआ आ सकता है। और इसमें हमें सीधा आंसर यही करना होता है। इसके अलावा कोई माइनस की भी आ सकती है, -2 -3, या फिर कोई संख्याएँ भी लिखी हुई आ सकती हैं। जैसे कि देखिए, अगर मैं कहूँ कि इनमें से कौन सी प्राकृत संख्या है, तो 7 -3 0 5/7। तो इसमें से कहें तो प्राकृत संख्या कौन सी है, तो 0 प्राकृत संख्या नहीं है, 5/7 भी नहीं है, -3 भी नहीं है। तो यहाँ प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 7। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन में हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे शुरू करते हैं। अब देखिए, हमने प्राकृत संख्या का अध्ययन कर लिया। वह संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक, प्रकृति की संख्या जो हम आपसी बोलचाल में काम में लेते हैं, वो संख्या। अब इससे आगे बढ़ते हुए जब विकास हुआ धीरे धीरे, तो लोगों को पता चला कि एक संख्या ऐसी भी होनी चाहिए जहाँ पर हमें ये पता चल जाए कि कुछ भी नहीं है, या मारवाड़ी में कहें तो की कोनी लार की नहीं बच्चों, बीच संख्या में भी कोई दर्शावा के लिए एक संख्या की जरूरत पड़ी, एक कोई पद होबी की जरूरत पड़ी। तो उस वक्त पूरे विश्व में किसी को ये खोज नहीं हुई, और हमारे देश महान भारत ने ही कि महान वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, और वो शब्द है 0। और 0 को इसमें ऐड करके फिर क्या कहा, प्राकृत संख्या तो है मगर ये अधूरी लग रही थी, इसलिए क्या बनी फिर संख्या, पूर्ण संख्या। फिर हमारी संख्या क्या बन गई, पूर्ण संख्या बनी। और इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अब जाहिर सी बात है, इसमें पहला अक्षर या पहला शब्द या पहला वर्ड W आया है, तो इसे डिनोट किससे करेंगे हम, W से। और ये शुरू कहाँ से होगी, होल नंबर पूर्ण संख्या। ये अपूर्ण लग रही थी क्योंकि कमी किसकी है इसमें, 0 की। क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ बतानी हो कि यहाँ कुछ भी नहीं है, या की कोनी, या सब कुछ खत्म हो चुका है, या पीछे कुछ नहीं बचा, तो उसे दर्शाने के लिए हमें एक संख्या की जरूरत थी, और वो शब्द था हमारे लिए, वो संख्या थी 0। फिर ये पूर्ण संख्या हो गई। तो अब पूर्ण संख्या के बारे में एग्जाम में पूछा जाए तो ये सीधा लिखा हुआ आता है 0 एक पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है। तो वहाँ हमें पूर्ण संख्या पर टिक करना होता है, वहीं पर हमारा राइट आंसर होता है। तो हमारी ये पूर्ण संख्या हो गई जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। यहाँ तक ठीक था। फिर धीरे धीरे और विकास हुआ, और फिर हमें पता चला कि संख्याएँ धनात्मक तो हो सकती हैं, वस्तुएं हैं वो धनात्मक ही होंगी हमेशा से, मगर रुपये पैसों का देन लेन हुआ, और उसके अंतर्गत फिर हमें पता चला कि किसी के जो उधार होता है या किसी चीज़ की कमी होती है, फिर उसे किससे दर्शाया जाए। तो फिर धीरे विकास हुआ। यहाँ तक आपने लिख लिया है शायद, यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। तो फिर हमें वहाँ से पता चला कि एक संख्या ऐसी भी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत ये सब आ जाए, धनात्मक हो या ऋणात्मक। तो फिर हमें पता चला कि अगर जिसके पास कोई संख्या है वो तो हो जाएगा धनात्मक, और जिसके पास किसी चीज़ की कमी है तो उसे कहेंगे हम ऋणात्मक। तो अब देखते हैं हम धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक किसे कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में बात करूं मैं तो इसे कहते हैं पॉजिटिव, इसे कहते हैं, धनात्मक को कहेंगे पॉजिटिव और ऋणात्मक को नेगेटिव। इसका मतलब कोई वस्तु हमारे पास है या कोई चीज़ हमारे पास है, हमारे पास पैसे हैं वो पॉजिटिव, हमारे ऊपर उधार है पैसे का वो फिर नेगेटिव में, क्योंकि उतने हमें जितने आएंगे उनमें से और भी निकालने हैं, वो सब चीज़ें नेगेटिव में आ जाएंगी। फिर धनात्मक और ऋणात्मक इनको दर्शाने के लिए इसे तो सिंपली वैसे ही दर्शाया गया 1 2 3, या कई बार इसे +1 +2 +3 इन सब से भी दर्शा सकते हैं। मगर फिर इसे दर्शाने के लिए हमें एक और सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा, वो होता है हमेशा ये माइनस का सिंबल, नेगेटिव का सिंबल, और ये पॉजिटिव ऑटोमेटिकली पॉजिटिव गिना जाता है। कोई सिंबल नहीं है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव का सिंबल है तो भी पॉजिटिव, और नेगेटिव दर्शाना है तो हमारे पास ये नेगेटिव या माइनस का सिंबल लगा हुआ होना चाहिए। ये भी अनंत तक थी। फिर कहा इन्हें अलग अलग क्यों पढ़ें, संख्याएँ तो एक ही हैं, खाली सिंबल का ही फ़र्क है।
तो उस हिसाब से फिर एक और संख्या बनी, देखिए वो देखते हैं हम, वो संख्या बनी, ये देखिए ये धनात्मक ऋणात्मक। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, प्राकृत, उसके बाद पढ़ा पूर्ण। तो अब देखिए ये पूर्ण तो थी संख्या हमारे, यहाँ तक तो थी हमारे पास, फिर हमें एक ये संख्या ऐड करके इसी में लिखना था, तो इससे हमने क्या बना दिया, पूर्ण प्लस सारे क्या है अंक है, तो आगे संख्या बनी पूर्ण अंक यानी पूर्णांक। पूर्णांक संख्या है जिसे अंग्रेजी के अंदर या इंग्लिश भाषा में कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हुई, इंटीजर्स के अंदर आई आ रहा है तो इसे कहाँ से डिनोट करेंगे, आई से। फिर इसमें जेड का साउंड भी आ रहा है तो इसे आई और जेड दोनों में से किसी से भी डिनोट किया जा सकता है। अब इसे दर्शाने के लिए इसे भी शामिल करना है और इसे भी शामिल करना है, और ये पूर्ण तक तो थी हमारे पास, यही ऐड करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1, फिर शून्य, फिर प्लस का 1 2 यहाँ से करके इन्फिनिटी तक। यह सब संख्याएं मिलकर क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। पहले हमने क्या लिया था कि 1 2 और इन्फिनिटी तक, ये तो हुई प्राकृत संख्या। फिर इसमें हमने ऐड कर दिया 0, तो क्या बनी पूर्ण संख्या। फिर इसके अंतर्गत ये माइनस की संख्या ऐड कर दी, तो ये क्या कहलाया फिर पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स। इसे डिनोट करते हैं आई से। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ये सब संख्याएं शामिल हो चुकी हैं 4। इसके अलावा और कौन सी संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p बटावा q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ क्या नहीं होना चाहिए, p बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने देखा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या के उदाहरण देखते हैं हम। परिमेय संख्या देखिए हमने यहाँ पर लिखा था प्राकृत, उसके बाद पूर्ण, उसके बाद देखा है पूर्णांक, धनात्मक ऋणात्मक दोनों इसी में आ गई। इसके बाद हम देख रहे हैं परिमेय। तो अब परिमेय संख्या देखिए, प्राकृत तो हमने देखा था 1 से अनंत तक, पूर्ण है तो इसमें क्या ऐड कर दिया, फिर 0 ऐड करने के बाद क्या बन गई, पूर्ण संख्या है। फिर इन दोनों को ऐड करके और उसमें माइनस का सिंबल और ऐड कर दिया तो क्या बनी, पूर्णांक। तो इसमें ये भी आएगी और ये भी आएगी, तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, अब ये तीनों मिलकर किस में आ जाएगी, परिमेय संख्याओं में। तो प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या, ये सब संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। इसके अलावा जिन्हें p बटा q के रूप में या q इक्वल टू नहीं 0 नहीं होना चाहिए के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब देखिए फिर हमें पता चला कि संख्याएं बस 1 2 3 और यह भी नहीं है, इसके अलावा भिन्न में भी होती है, जैसे 5 बटा 7, 7 बटा 6। तो इन्हें हमें दर्शाने के लिए फिर किसकी ज़रूरत पड़ी, परिमेय संख्याओं की। ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो अब देखिए ये क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो देखिए 3 लिखा हुआ है या 7 लिखा हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इनके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इनके डिनोमिनेटर या हर में कहूँ तो 1 ऑलरेडी हमेशा रहता है, तो उस हिसाब से ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या। इसके अलावा जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो मगर एक अंक की पुनरावृत्ति होती है, तो उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्योंकि इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। कैसे, इसे लिख सकते हैं 1/3 के रूप में। जो संख्याएं अनंत तक चलती रहती हैं या अशांत होती हैं, उन्हें अगर हम इस रूप में लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। इसके अलावा देखिए 0.5 ये तो शांति है, तो ये ऑलरेडी क्या है, परिमेय संख्या है। 0.2 ये सब परिमेय गिनी जाती हैं। इसके अलावा अगर 6.66 ऐसे चल रही है
तो वो संख्याएं भी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। क्यों, इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में, और भिन्न क्या होती है, पी बटा क्यू के रूप में, और जो पी बटा क्यू के रूप में है वही क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। देखिए इसे क्या लिख सकते हैं हम, 20/3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या कंप्लीट हो गई। इसके अलावा हम एक दो देखते हैं अपरिमेय संख्या के उदाहरण। अब परिमेय ये हो गई, तो अपरिमेय किसे कहेंगे, तो देखिए अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती। अपरिमेय संख्या, इसे कह देंगे इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इसे क्या कहेंगे आप, जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो वो सारी संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो सब क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। जिन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो इसमें कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी अपरिमेय संख्याओं में, तो इसके अंदर आ जाएगी, एक तो आ जाएगी हमारी जो भी रूट की संख्याएं हैं। अब देखिए इसका रूट निकल रहा है अभी, रूट 4 की बात करूं मैं तो इसका हो जाता है 2। तो ये तो शांत हुआ, 2 का मतलब 2/1 लिख दूं तो पी बटा क्यू के रूप में आ गया। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। मगर रूट 2, रूट 3, इसके अलावा रूट 5 जिनका रूट एक सही संख्या नहीं निकल रही है वो सब क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनके अंदर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। अब देखिए ये संख्याएं हैं, इनके अंदर देखिए किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जबकि इसके अंदर देखा था हमने कि इसके अंदर अंक की पुनरावृत्ति होती है, जैसे 3 3 या 0.135 135। तो एक देखिए इन तीनों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है आगे और आगे और होती जाएगी, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्याएं। और इसमें एक निश्चित अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती तो उन्हें हम क्या कहेंगे, निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो हमने देख लिया परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके आगे देखा जाता है कि और कौन सी संख्या आती है इन 6 के अलावा। बात करूं मैं तो एक आती है हमारी रियल या वास्तविक संख्या। इसे कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या कौन सी है, जो पढ़ रहे हैं वो सब वास्तविक वास्तविक है, वास्तविक तो हम पढ़ते ही नहीं है, कल्पना में कभी पढ़ते ही नहीं है। तो ये सारी संख्याएं जो मिलकर अभी पढ़ी थी हमने, परिमेय और अपरिमेय, और ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर, ये सब संख्याएं मिलकर क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं, यानी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय और अपरिमेय। संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। और इसे हम दर्शाते किससे, इसे यानी वास्तविक संख्याओं को किससे दर्शाते हैं, इसे आर से दर्शाते हैं। आर मतलब रियल का, ये आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी संख्या आ जाती है, वास्तविक संख्याएं, जिसके अंदर प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। और इनके अलावा अगर कोई संख्याएं हैं तो उसे हम अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्याएं कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ तक देख लिया वास्तविक संख्याएं। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा और कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, देखिए
अब अगर मैं एग्ज़ाम में एक दो आपको क्वेश्चन बता दूं तो आप देखिए अगर आ सकते हैं। वैसे इजी क्वेश्चन है, ऐसे आजकल नहीं पूछे जाते, मगर राजस्थान पुलिस हुई, दिल्ली पुलिस हुई और पटवार, इन्हीं के हमारा फोकस है। तो इसके अंतर्गत आसान क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर मतलब, ठीक है दोस्तों। तो हमने कहाँ तक देखा, ये परिमेय हो चुका है। तो इसके अंतर्गत एक और दिखा और वास्तविक भी कर लिया हमने। देखिए परिमेय संख्या, अपरिमेय के अंदर अब देखिए एक पाई का इश्यू रहता है, हमेशा से एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। और कई बार लिखा जाता है 22/7 परिमेय है या अपरिमेय, या फिर 3.14 इनका पूछ लिया जाता है। तो देखिए इसमें तो ये पी का रोल कर रहा है, ये हमारे पास पी आ गया और ये क्यू। तो ये तो फिक्स है कि 22/7 तो क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके अलावा इसमें 2, 8, 5, 7 ऐसे कुछ बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है, ठीक है, इन संख्याओं की। तो ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या। तो 3.14 ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई हमारे। मगर ये पाई है, क्योंकि पाई वैसे तो इनका मान यही माना जाता है, हम मानते हैं, मगर इसे अपरिमेय संख्या माना जाता है। देखिए मैं आपको यही बता देता हूँ, पाई को क्या माना जाता है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि जब इसके ये मान निकाला गया था पाई का, तो वो एक्चुअल मान नहीं आया था कि 22/7 ये फिक्स मान नहीं आया था। ये तो फिर इसका बहुत नज़दीकी मान आने के कारण इसे ले लिया गया फिर बाद में, मगर ये इसका ओरिजिनल मान नहीं था। इस हिसाब से पाई को अपरिमेय संख्या में रखा जाता है, क्योंकि ये इसका एक्चुअल मान 22/7 नहीं था, ये मतलब इसके बहुत नज़दीकी मान था और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था हमारी जो भी कैलकुलेशन थी उसके अंतर्गत। क्योंकि वर्त की परिधि के लिए पाई का मान खोजा गया था, इसके हिसाब से 22/7 अगर पाई का मान रखते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है, इसलिए पाई का मान 22/7 लिया गया था। मगर ये ओरिजिनल मान, इसका एक्चुअल मान नहीं है, पूर्ण मान नहीं है, इस हिसाब से इसे अपरिमेय संख्या में रखा जाता है। क्योंकि इसका मान 3.14 के अलावा बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी, जबकि फिर ये पास का मान 22/7 लिया गया था, इसलिए पाई को अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि 22/7 और 3.14 को परिमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कहाँ तक देख लिया था, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय और अपरिमेय, इसके अलावा वास्तविक संख्या। तो अब इसके अंतर्गत और दोस्तों, तो हमने यहाँ तक देख लिया था, आज पूरी संख्याएं देखी जा चुकी हैं। इसके अलावा जो भी संख्याएं हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके अलावा पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, बहुत सारी संख्याएं हैं जो हमारी अभी और बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हम इसके अलावा राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और पटवार की सारी जो भी गणित है उससे हम पूरा अध्ययन करेंगे। उसकी पूरी क्लास, पूरे वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो अपना रिवीजन भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि हमारे जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनका पूरा ठीक तरीके से अध्ययन करें और अपना पूरा रिवीजन कंप्लीट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.